खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत के समान भूगोल के अंतर्गत जो है आज हम लोग के भारत की बंदरगाह पोर्ट ऑफ इंडिया की क्लासेस रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास छोटा जरूर है लेकिन एग्जाम से इससे प्रश्न निश्चित आते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे हम लोग का क्लास का क्रम ये समाप्त हो चुका है। भारत के पर्वतीय मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये तटीय मैदान, मरुस्थल क्षेत्र, भारत का परिचय, भारत की जलवायु, भारत की मृदा, भारत के परिवहन और आज जो है भारत की बंदरगाह जो है बाकी है। बाकी ये सभी क्लासेज अब तेजी से चलेंगे। कुछ लोग पूछ रहे थे सर सभी यूनिट की क्लास, तो अब मैं बता दूं, मैं बैठ के कितने दिनों से सभी यूनिट की क्लास की स्लाइड बैठ के बनवा दिया और चेक कर दिया। अब क्लासेस शूट होना बाकी है। जैसे क्लासेस सारे शूट हो जाएंगे फिर आपको जो है ऑनलाइन क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। आपको एक टेस्ट मिलेगा शाम को और उसके बाद उसको जो डिटेल करेंगे। सारे प्रश्न जो है इन्हीं PDF से रहेंगे। और जो लोग परचेज कर चुके हैं उनके लिए न्यूज़ ये है कि आपको अब जो है वीडियो, PDF, EPDF नोट्स, टेस्ट, PDF5 टेस्ट और टेस्ट सब कुछ ऐप के अंदर ही आपको मिल जाएगा। यानी पूरा एक जो है एक ही छत के नीचे पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा। जो लोग परचेज कर चुके हैं उन्हें करना क्या है, सबसे पहले PDF को पढ़ना है। PDF पढ़ने पर उसी PDF पे बने वीडियो को देखना है। फिर वीडियो देखने के बाद PDF वाइज जो टेस्ट उसमें पड़ा हुआ है तो आपको PDF5 टेस्ट देना है। उसके बाद फिर फाइनल टेस्ट देना है। तब जाके अंदर आपका एक चैप्टर का एक पॉइंट के अंदर की पूर्णता आएगी। याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने कहा था अभ्यास करने से पूर्णता आता है। और जितने भी सिलेक्टेड लोग उनसे पूछिएगा वो बताते हैं कि MCQ को हल करते हैं। अगर आप इसमें एक कड़ी चाहे तो छोड़ सकते हैं, वीडियो देखें तो वीडियो मत देखिएगा, PDF को पढ़िए, नोट्स करिए, PDF5 टेस्ट दीजिए और फिर फाइनल टेस्ट दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बैठ के मेहनत से उसको तैयार कर दिया गया है। बाकी जो लोग परचेज करने के लिए सोच रहे थे तो परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपको जल्द ही जो है रेट बढ़ा हुआ अब मिल जाएगा, क्योंकि सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो जिनको परचेज करना वो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग आज जो है भारत के बंदरगाह की क्लास को। ठीक है, भारत के बंदरगाह में आपको सबसे पहले देखा जाए कि प्रश्न क्या क्या आते हैं। ठीक है, प्रश्न इससे क्या क्या आते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान में भारत में कितनी बंदरगाह हैं। तो कितनी बंदरगाह हैं, वैसे तो मुख्य रूप से बंदरगाह है 13, लेकिन 200 नियर अबाउट है छोटे छोटे, लेकिन आंसर आप क्या देंगे 13। ठीक है, पूछ सकता है कि 13वां बंदरगाह कौन सा है, तो न्यूआ सोवा बंदरगाह है। तो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो किस लिए बना, तो पंडित नेहरू बंदरगाह की जो है भीड़ भाड़ को कम करने के लिए इसको बनाया गया। ठीक है, दूसरा अक्सर इस चैप्टर से एग्जाम में प्रश्न आता है कि भारतीय जल परिवहन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या आंसर देंगे, नोएडा में है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक और प्रश्न आता है कि भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो कोलकाता बंदरगाह को कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह पूछ देगा कि भारत का पश्चिमी प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो पंडित नेहरू बंदरगाह को कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह मतलब प्रकृति ने उसे बना दिया हो। ठीक है, प्रकृति द्वारा उसमें बनाया गया हो, उसमें कृत्रिम कुछ न बनाया गया हो। तो याद रखिएगा कांडला बंदरगाह, जिसको दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहा जाता है। उसके बाद पंडित नेहरू बंदरगाह जो है मुंबई में है। उसके बाद कोच्चि बंदरगाह केरल में है और विशाखापट्टनम बंदरगाह ये आपका जो है आंध्र प्रदेश में है, जो सबसे गहरा बंदरगाह भी है। तो ये जो है प्राकृतिक बंदरगाह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न आ सकता है कि भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग की संख्या कितना है, तो 6 है। ये ऐसे प्रश्न आते हैं। अक्सर ये प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय जलीय राजमार्ग की संख्या एक कहां से कहां तक जाती है, तो प्रयागराज से हल्दिया बंदरगाह तक जाती है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल तक जाती है। ठीक है, ऐसे तमाम प्रश्नों को आज देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। और याद रखिएगा इस चैप्टर की चाबी ये चित्र है। इस चित्र को अगर आप याद कर लेंगे, बैठ के बना लीजिएगा 3-4 बार, वो चैप्टर जो है आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, गुजरात से शुरू करते हैं। ये देखिएगा कांडला बंदरगाह। ठीक है, और उसके बाद मुंबई का बंदरगाह यहाँ पे। ठीक है, पंडित नेहरू बंदरगाह, और कौन सा बंदरगाह यहाँ पे, न्यूआ सोवा। मरमुगुआ बंदरगाह है यहाँ पे, न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। कोच्चि में है, कोच्चि बंदरगाह। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह जो है तमिलनाडु में है। उसके बाद विशाखापट्टनम भी हमने चर्चा किया, आंध्र प्रदेश में है। हल्दिया बंदरगाह याद रखिएगा, और कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा में एक पारादीप बंदरगाह भी है, याद रखिएगा, जिसे जापान बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और जहां से लौ अयस्क कहा जाता है, ये जापान को जाता है। ठीक है, इसका एक जल परिवहन की जब मैंने क्लास लिया था, आपको याद होगा, तो जल परिवहन वाले क्लास में इसमें डिटेल दिया था उसको। तो बाकी जो बचा है वो इस क्लास में है। यहाँ देखते हैं भारत के बंदरगाह। भारत का 13वां बंदरगाह
न्यूमा सोवा बंदरगाह मुंबई में है। याद रखिएगा, जो प्रश्न आते हैं मैक्सिमम वहां से कलेक्शन किया गया है। भारत में प्राकृतिक बंदरगाह की श्रेणी में कांडला बंदरगाह, याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नाम पड़ गया है। कहाँ है? गुजरात में। पंडित नेहरू बंदरगाह मुंबई का, कोच्चि बंदरगाह केरल का और विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश का नाम आता है। ठीक है। कलकत्ता बंदरगाह को भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? कलकत्ता बंदरगाह को कहा जाता है। उसके बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश वर्तमान में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन सा है? जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो चलिए 2 प्रश्न बताइए। सबसे लंबा तटीय क्षेत्र किस राज्य का है? ठीक है, सबसे लंबा तटीय क्षेत्र वाला राज्य का नाम बताना है और पूरे विश्व में सबसे लंबा तटीय क्षेत्र किस देश का है ये नाम बताना है। दोनों नाम आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह है और जो है इसे जापान बंदरगाह भी कहा जाता है। यहाँ से लोयस जाता है, आपको मालूम होगा कहाँ, जापान बताए थे। पंडित नेहरू बंदरगाह मुंबई को भारत का पश्चिमी प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। भारत के परिवहन के अंतर्गत जल परिवहन में इस अध्याय को जो है डिटेल दिया गया था। याद रखिएगा। ठीक है। अब ये देखिएगा, इससे प्रश्न आते हैं क्योंकि हम लोगों ने अनुभव रहा है पुराना कि जब जब राज्यों का विघटन हुआ, राज्य को टूटा, राज्य नया बना, उससे प्रश्न आते हैं। तो याद रखिएगा इसमें। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। चित्रों के माध्यम से मैंने कोशिश किया है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, यहाँ पे लद्दाख है। ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम। ठीक है। पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस राज्य से है भारत का? आप आंसर क्या लगाएंगे? अफगानिस्तान लगाइएगा और कुल लंबाई लगभग 106 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद ये गुजरात देखिएगा, सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य। अभी मैंने प्रश्न पूछा था कौन सा हो जाएगा? गुजरात। लेकिन एक प्रश्न कभी कभी हम लोग वनडे एग्जाम में देखते हैं, अगर ये पूछे कि सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है तो गुजरात हो जाएगा सबसे लंबा। लेकिन पूछे कि सबसे सीधी पूछे अगर, तो आप देखिएगा यहाँ से समझिएगा बात को, तो सबसे सीधी अगर पूछेगा तो सबसे सीधी क्या लगाएंगे आप? आंध्र प्रदेश का लगाइएगा। सबसे सीधी में लंबी कौन किसका है? आंध्र प्रदेश का सबसे सीधा है, लंबा। याद रखिएगा। ठीक है। लंबा है और बाकी इसका गुजरात का क्या है? सबसे लंबा है। ठीक है। एक प्रश्न ये भी एक बार आया था कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य समुद्र तट के किनारे नहीं है? ठीक है। तो ऐसे उसमें एक ऑप्शन दिया था तेलंगाना का। तो याद रखिएगा, तेलंगाना देख रहे होंगे नक्शे में, तेलंगाना जो है समुद्र तट के किनारे नहीं है। ये प्रश्न इस पे आ चुका है। ठीक है। और ऐसे 4 राज्य दिए थे और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ब्लैंक ऐसे पेज आता है 1 रुपए का, मार्केट में स्टेशनरी दुकान मिल जाएगी भारत के नक्शे का। तो 1 रुपए वाला 10-20 खरीद लीजिएगा और 1-2 बार देख के भरिएगा, उसके बाद बिना देख के भरिएगा। उसके बाद आंख बंद कर लीजिएगा और आंख बंद करके सोचिएगा, ऊपर लद्दाख, नीचे जो है केरल, इधर जो है आपके जो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे करके आंख बंद करके उसको इमेज करिएगा। क्योंकि पूरे भारत के भूगोल पे कब्जा करने के लिए भारत का कौन सा राज्य किस छोर पे है ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। ठीक है। और बहुत गहराई से आप देखेंगे सालवर्ड में, मैंने तो देखा बहुत गहराई से प्रश्न नहीं आते हैं, जितना बताया गया उतना देख लीजिएगा तो आपसे कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला राज्य गोवा। ठीक है। सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। और यहाँ आप देखिएगा भारतीय द्वीपी राज्य लक्षद्वीप, ठीक है, मिनिकॉय द्वीप भारतीय क्षेत्र से सबसे दूर द्वीप है। प्रश्न क्या आएगा कि जो है सबसे दूर द्वीप जो है, याद रखिएगा, क्या किस राज्य में है? तो क्या आंसर देंगे? लक्षद्वीप में है। क्या नाम है? मिनिकॉय द्वीप। ठीक है। इधर एक प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक लंबा किससे है? बांग्लादेश से है और कुल लंबाई 4096 किलो। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है। परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है।
बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। किलोमीटर है, ठीक है, यानी भारत की ये तटीय सीमा आप देख रहे होंगे, सबसे अधिक किस राज्य से है तो बांग्लादेश, ये बांग्लादेश से, ठीक है। कम से कम भारत का इधर के राज्य को पूरा आपको याद होना चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न एग्जामिनर उठाता है तो यही से उठाएगा। और एकदम आपको याद होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे याद रखिएगा, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल और सिक्किम, सबसे बड़ा आसाम है, सबसे छोटा सिक्किम है, ये पूरा याद होना चाहिए कि। और इसके बाद म्यांमार से कौन कौन राज्य भारत के स्पर्श कर रहे हैं, बांग्लादेश से किस किस सीमा मैच कर रही है ऐसे, और भूटान से किस किस देश की सीमा मैच कर रही है, चीन से किससे कर रही है, ये आपको कन्फर्म जो है याद होना चाहिए। याद क्या आप समझे रहेंगे चित्र से तो भूलेगा नहीं, ठीक है। अब देखेंगे बांग्लादेश, पश्चिम वेस्ट बंगाल का, कि पूर्वी तट का सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला राज्य, यानी पूर्वी तट का सबसे, पूर्वी तट मतलब ये तट, याद रखिएगा, रिपीट कर दे रहे हैं, इस तट को बोलते हैं पूर्वी तट, इस तट को बोलते हैं पश्चिमी तट, ठीक है। क्योंकि किसी भी नक्शा को देखने के लिए जिधर आपका मुंह होगा उस मुंह से ऊपर, उससे ऊपर क्या होगा उत्तर होगा, और दाहिने क्या होगा ये पूरब होगा, ठीक है। जिधर भी आपका मुंह होगा तो उससे ऊपर और दाहिने क्या होगा पूरब होगा। इसका उल्टा कर लीजिएगा, नीचे क्या होगा दक्षिण, और इधर करेंगे तो क्या होगा पश्चिम, ठीक है। तो वही प्रश्न कर रहा है कि पूर्वी तट का सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला राज्य पश्चिम बंगाल, ठीक है। आप ये भी जानते होंगे यहां से लेके यहां तक के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, यहां से यहां के तट को उत्कल तट या सरकार तट के नाम से जाना जाता है, यहां से यहां तक के तट को मालवाड़ तट कहा जाता है, और यहां से यहां के तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वही प्रश्न कर रहा है कि पूर्वी तट का यानी इधर का सबसे छोटी समुद्री सीमा किसका है, पश्चिम बंगाल का। उसके बाद फिर देखिएगा पूर्वी तट सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। या भारत का दूसरे सबसे लंबा किसका है, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा भारत का तीसरा सबसे लंबा किसका है, तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब ये डेट है, बिल्कुल डेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम बैठने से पहले, जैसे मान लीजिए आप केवल किसी युद्ध के मैदान में चले जाएं और एक तलवार लेके जाइए, और तलवार से ही क्या होगा, आप लड़ेंगे तो क्या, कोई आपको भाला से मार देगा, कोई तीर छोड़ देगा, कोई बंदूक छोड़ देगा। युद्ध के मैदान में जाना है तो सभी हथियार से लैस होके जाइए, भाला, तलवार, बंदूक, बम उम सब लेके जाइए। जो जैसे आक्रमण करे वैसे आप उसके साथ आक्रमण करिए, जैसी स्थिति देखिए। मेरे कहने का मतलब है सभी प्रश्नों से लैस होकर एग्जाम हॉल में बैठिए, जैसा प्रश्न आएगा खटखट उसका जवाब दीजिए, एकदम 25 प्लस नंबर लाइए, ठीक है। सब्जेक्ट भी पढ़ते रहिएगा, याद रखिएगा जीएस कुंजी होता है, जैसे बोलते हैं आरओ एग्जाम की कुंजी क्या है, हिंदी है, उसी तरह मैं बता रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम की कुंजी जीएस है, याद रखिएगा। क्योंकि सब्जेक्ट सबका लगभग तैयार होता है इस लेवल पे, और जिसका तैयार हो तो कुछ नहीं होता, तैयार ना तो कुछ नहीं तैयार होता, लेकिन जिसका सब्जेक्ट तैयार होता है मैक्सिमम लोग को हम देखते हैं जीएस में ही उनका जो है नंबर कम अधिक हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के विषय में प्रश्न आएगा कि स्थापना 31 अक्टूबर 2019, आप याद रखिएगा। उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा है, ये आपको याद रखना है। लद्दाख देखिएगा, लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, कौन सा, लद्दाख हो गया है। उपराज्यपाल कौन है, बीडी मिश्रा है, ठीक है। दोनों का निर्माण हुआ था, याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और जम्मू कश्मीर और ये आपका क्या लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि 26 जनवरी 2020, ये डेट याद रखिएगा एग्जाम में, याद रखिएगा 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली दमन दीप को एक राज्य बना दिया गया, और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। 9 से 8 हो गई इसमें, ठीक है। कब, कौन सा डेट याद रखेंगे, 26 जनवरी 2020 वाला डेट याद रखिएगा। दादरा नगर हवेली और दमन दीप को मिला दिया गया, ठीक है। और 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था, जो है जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया, ठीक है। अब देखेंगे नोट यहाँ देखिएगा एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वर्तमान भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। इधर आप देखेंगे
कि 2011 की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई। अक्सर ये प्रश्न आता है, पूछता है 2011 में जनगणना जो हुआ था तो वो किस राज्य में बढ़ने की बजाय, जैसे 10 साल पर जनगणना होती है, आप जानते होंगे 1881 से जनगणना नियमित शुरू हुआ था रिपन के समय, और 1872 में जो है रिपन के समय, और 1872 में मेयो के समय शुरू हुआ था जनगणना, लेकिन नियमित नहीं। नियमित किसके समय? 1881 में रिपन के समय शुरू हुआ था। उस हिसाब से हर 10 वर्ष पे जो है जनगणना होता है। और जब 2011 में जनगणना हो रहा था तो एक राज्य था जिसका नाम क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उस राज्य में जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हुआ, वो घट गया। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे तेलंगाना के विषय में प्रश्न आएगा। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। ये डेट अक्सर एग्जाम में आता है। फिर यहाँ देखेंगे कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आप क्या लगाएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप से लगाएंगे। ठीक है, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए हम दे दिए हैं, क्योंकि आगे जो क्लास चलेगा तो ये आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे अगर ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर अगर ऐसे रेखा खींच दिया जाए तो इस रेखा को क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखा से क्या ज्ञात किया जाता है, जलवायु ज्ञात किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ऐसे रेखा खींच दिया जाए तो इस रेखा को क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा से समय ज्ञात किया जाता है, दोनों भूलेगा नहीं। ठीक है, ऐसे जो रेखा होगा क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। क्या ज्ञात करते हैं, जलवायु या मौसम संबंधी जानकारी। ठीक है, और पृथ्वी की ऐसी जो रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। ठीक है, बहुत डीपली प्रश्न कभी घुमा देगा एग्जामिनर, तो क्या करेगा, ऐसे देखेंगे अगर ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी का कौन सा पूरब होगा। मैंने बताया था ऊपर, ऊपर ये क्या होगा, उत्तर होगा। ऊपर क्या होगा, उत्तर होगा, और ये क्या होगा, पूरब होगा। ठीक है, अब देखिएगा एक प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, कितना कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। फिर यहाँ भी लिख लीजिए पूरब आपको समझने के लिए, और ये क्या लिखेंगे, उत्तर। देखिएगा एक प्रश्न आएगा, मैं बना रहा हूं प्रश्न। प्रश्न है उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई दे रहा होगा आपको। उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर वह रेखा जो क्रमशः छोटी पुनः बड़ी होते होते भूमध्य रेखा तक बड़ी होती है, और भूमध्य रेखा से पुनः छोटी होते होते जो है दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच जाती है, उस रेखा को क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखा। ऐसे प्रश्न घुमा के देता है। फिर देखिएगा ऐसे प्रश्न एक और, यहां से पृथ्वी की वह रेखा जो पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर क्रमशः बड़ी होती है और लास्ट में पुनः पश्चिम की ओर छोटी हो जाती है, वो कौन सी रेखा, देशांतर रेखा। अक्सर प्रश्न आता है एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर इस पृथ्वी को, ये पृथ्वी है, इसको दो भागों में काट दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। बिल्कुल सिंपल बता रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर इसी पृथ्वी को 4 भागों में ऐसे काट दिया जाए, तो 4 भागों में काटेंगे, इसे क्या बोलेंगे, पूर्वी उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि यहाँ क्या है, पूरब है, और यहाँ क्या है, उत्तर है। इसे बोलेंगे पूर्वी उत्तरी गोलार्ध। और इसे क्या बोलेंगे, यहाँ हो जाएगा दक्षिण, देखेंगे आप, और यहाँ क्या हो जाएगा, पश्चिम। अब देखिए इसे क्या बोलेंगे, पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध। इसे क्या बोलेंगे, पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध। इसे क्या बोलेंगे, पश्चिमी और उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। ठीक है, कभी कभी प्रश्न आता है, भारत की स्थिति क्या है। यहाँ देखेंगे आप, भारत की स्थिति याद रखिएगा यही है, पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में। एक छोटा सा चित्र बना दे रहे हैं, भारत कहाँ है, ये देखिएगा भूमध्य रेखा 0 अंश पे, और ये 23.5 अंश पे कर्क रेखा। तो भारत यहीं पे है, देखेंगे ये भारत पे है, ये है भारत। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे तो भारत किस पे पड़ गया, इधर उत्तरी गोलार्ध में पड़ गया, और भारत कहाँ पड़ गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ गया। ध्यान समझिएगा इसको, यानी भारत की स्थिति क्या बनी, उत्तरी गोलार्ध में, और क्या बनी, भारत की स्थिति पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में बनी। ठीक है, यानी कर्क रेखा इसको, भारत को 2 भागों में बांटता है। यहां देखेंगे अगर ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर जल है, ये देखिए जल लिखा हुआ है। ठीक है, ये जल है, और बीच में स्थल है, तो इसे स्थल को क्या बोलेंगे, द्वीप कहेंगे। ठीक है, और यही एरिया जब बड़ा हो तो महाद्वीप कहेंगे। ठीक है, महाद्वीप की संख्या आप जानते होंगे 7। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे स्थल है। ठीक है, स्थल है, और इस स्थल पे, और जो है इस स्थल के 3 ओर आप देखेंगे। ठीक है, 3 ओर देखेंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, और 3 ओर क्या हो, जल हो, यहाँ लिखा है जल। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रादीप। क्या बोलेंगे, प्रादीप बोलेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे इस चित्र को, अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में स्थल है, और स्थल के चारों ओर भी स्थल है, तो इसे क्या बोलेंगे, भू आवेष्टित या स्थलरुद्ध क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ये जनरल चीजें हैं, आप सबको आ भी रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आना चाहिए, तभी आगे क्लास आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसको भी फिर से देख लीजिए, ये जल है,
और जल के तीन ओर स्थल, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल, तो इसे क्या कहेंगे? खाड़ी कहेंगे। जैसे बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब इधर देखिएगा, अगर ये छूट गया था, ये गोलार्ध को ऐसे काटेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध, ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लास ठीक से समझ में आ रहा होगा। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे, और इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त करते हैं। जो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किए हों, लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो तेजी से मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।